नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक बात आप लोग से शेयर किया था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट डाउन किया था कि फार्मर प्रोटेस्ट पे वीडियो चाहिए, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट पे उन्हें मेन मीडिया से कुछ भी खबर मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि मेन मीडिया का अभी क्या हाल चाल है। मेन मीडिया में केवल अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कुछ दिन पहले तो सुशांत सिंह राजपूत और ना जाने काफी ऐसी खबरें चली थी जिनका वास्तव में किसी से लेना देना नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है, मीडिया है, लेकिन वो अपनी पूरी कार्य शैली से काफी दूर है। तो हम जैसे यूट्यूबर या जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है वो आपके सामने आके वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ एक्चुअली अभी देश विदेश में चल क्या रहा है। तो मैंने भी एक छोटी सी शुरुआत की है, आशा करते हैं आप सब सपोर्ट करोगे और मुझे यकीन है कि हमारा चैनल मिलके ग्रो होगा। चलिए ये तो बात की बातें हैं, प्रमोशन बाद में कर लेते हैं। पहले आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं फार्मर प्रोटेस्ट बिल पे वीडियो डाल रहा हूं। फार्मर प्रोटेस्ट बिल काफी लंबे समय से ये चर्चित रहा है। इसमें क्या है, एमएसपी क्या है, एपीएमसी क्या है, जितने भी सारे आपको लॉज हैं, बिल्स हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और ये आप खुद एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह सोच सके कि हाँ रियल इशू क्या है, एक्चुअली फार्मर्स सही कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, और गवर्नमेंट किस बेसिस पे ये बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट की क्या इच्छा शक्ति है या गवर्नमेंट क्या अभी सोच रही है, ये सब आप खुद सोच पाएंगे। मैं अपना इस वीडियो में व्यू रख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो भी है या आपको जीरो भी नहीं पता है इस बिल के बारे में तो आप ये जान जाओ। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि पहले तो ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था, बाद में ये एक्ट बन गया। अपर हाउस एंड लोअर हाउस के पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास साइन होता है, देन ये एक्ट के फॉर्म में हो जाता है। ये तो आप सभी को नॉर्मल सा चीज है, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले राज्यसभा में 23 सितंबर को ये बिल एक्ट होने के लिए पास हो रहा था, तो इसे ध्वनि मत से वहां पे पास किया गया। ये आपको पता ही होगा कि काफी वाद विवाद चला था, ध्वनि मत के कारण ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, देन प्रेसिडेंट के पास साइन होने गया। तो ये इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आपका 3 बिल आया है, ठीक है। तो सबसे पहला बिल है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। 1955 में ये एक्ट लागू हुआ था, इसे फिर से सुधार किया गया। दूसरा एक्ट है आपका द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा एक्ट है आपका द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 3 एक्ट है, ठीक है। नाम काफी लंबा चौड़ा है तो इसे मुझे देखना पड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं, नाम से आपको क्या मतलब है, आपको तो एक्ट के बारे में पूरा जानना है। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में तैयारी करते हो तब ये आपको नाम याद रखना होगा। खैर अभी सिविल सर्विसेज की बाद में बात करते हैं। तो एक चीज आप मुझे बताइए कि किसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। काफी मैंने अच्छी क्वेश्चन पूछी है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि किसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हु इज द बिगेस्ट एनिमी। 3 होते हैं, तीनों के नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है मनी लेंडर, तीसरा कौन होता है, जो भी आपका लैंडलॉर्ड रहता है, जो भी काश्तकार, ये सब जितने भी रहते हैं वो सब जमींदार जिसको कहते हैं। तो ये सब जो भी हैं किसान के सबसे बड़े दुश्मन है। आप एक चीज समझिए कि किसान की जो इनकम होती है वो पीरियडिकली होती है। कभी आपने साइन कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा या कोई भी फंक्शन का ग्राफ आपने डेवलप किया बनाया होगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, तो वो देखते हैं पीरियडिकली रिपीट करता है। यानी कि अगर किसान की अगर आप इनकम देखोगे तो वो 12 मंथ्स रेगुलर नहीं, उनका ये 1 मंथ्स में वो हार्वेस्ट करते हैं, एक कुछ मंथ्स कभी वो हार्वेस्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर मंथ्स में, फिर कभी उसको सोन करते हैं, उसको पहले एक कुछ मंथ्स ऐसा होता है कि वो बीज रोपते हैं, फिर फसल तैयार होता है, उस फसल को बेचते हैं। तो ये जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी लंबा रहता है। तो उनका ये आप कह नहीं सकते कि उनका इनकम आप फिक्स है, मतलब हर महीने आते रहेगा। वो एक पीरियडिकली है कि हाँ इस मंथ में उनका फसल हार्वेस्ट हुआ,
वो उसे जाके बेचेंगे, फिर उनकी जो भी अर्निंग होगी एंड देन वो सेव करेंगे। तो ये तो था फार्मर की इनकम के बारे में। तो सबसे पहला बिल जो आया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये आपका बिल था 1955 में। अगर इस बिल से पहले 1955 की जरा हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि मेरा और क्या आप सभी का एक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जैसे हिस्ट्री किस लिए रहता है, ताकि आप पास्ट में जाके देख सके कि हाँ, या समझ सके कि हाँ ये उस समय की क्या सिचुएशन थी। जब 1955 का समय था तो उस समय हमारा जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट वैल्यू काफी ज्यादा थी, हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता था फलों के लिए, सब्जी के लिए। उस समय इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मार्केट थी, वो जो प्रोडक्शन लेवल था इंडिया का, वो काफी कम था। तो हमें जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो बाहर की कंपनी से हमें एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया था, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ गई थी। बाहर की कंपनी हमारे देश जो है इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे थे। तो इससे होता क्या था कि काला बाजारी बढ़ गई थी। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो मैं इसे दूसरे देश से एक्सपोर्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे भी होता क्या है कि लोग इसे काला बाजारी इसका करने लगे, मतलब इसे एक जगह स्टॉक करने लगे। अब स्टॉक करने के वजह से कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे एसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे खाने का सामान हो गया, तेल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेज हो गए, इनकी भी अभी एक्सपोर्ट होती थी। तो वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, या पहुंचती थी तो काफी महंगे में पहुंचती थी। जैसे मेरा ये मार्कर है, अब इसकी वैल्यू है 10 रुपए, अब इसे मैंने काला बाजारी कर लिया या स्टॉक में रख लिया, और इससे अब ये मार्कर है, जाहिर सी बात है टीचर को जरूरत पड़ेगी, और टीचर इसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए परचेज करेगा ही। अब जो ये मार्कर 10 की पड़ती है, वो टीचर 20 में उसे मजबूरन खरीदना पड़ रहा है, तो जो मॉडरेट टीचर है वो तो खरीद लेगा। लेकिन अगर कोई लोकल टीचर हो, या मान लीजिए कि जिनके पास फैमिली का सिचुएशन खराब हो, 10 की चीज 20 में नहीं खरीद सकता है, तो इस केस में नुकसान टीचर को भी होगा एंड वाइस वर्सा स्टूडेंट को भी होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया। तो सेम ये एग्रीकल्चर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। और सबसे अगर बात किया जाए, अगर ये तो हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन इसे लागू करता है। ये तो मैं आपको एक जनरल टर्म में बता दिया, ताकि कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, बाय द वे मैं वीडियो का पर्पस ये रहता है कि आपका एग्जाम का भी एरिया कवर होते रहे। तो होता क्या है, फार्मर के केस में देखते हैं कि सरकार सेक्शन 2A के अंदर कोई भी चीज इस पे ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है इस लॉ के अंतर्गत, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। तो अभी ये एक्ट बन गया है, तो इसमें ये कह रहे हैं सरकार कि जो फार्मर है अब वो स्टोर कर सकता है सामान, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, जो भी हो गया, तो उसे जो फार्मर है वो एक जगह स्टोर कर सकता है और वो बेच सकता है अपने प्रॉफिट के हिसाब से। फार्मर एज वेल एज जो भी कस्टमर्स, जो भी आपके कंपनीज बाहर से आ रहे हैं एफडीआई के थ्रू, तो वो उन्हें स्टोर कर सकता है और वो बेच सकता है। तो फार्मर इसलिए इस बिल पे ऐतराज जता रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका कहना यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो तो सारा सामान आपका स्टॉक कर लेगी, ठीक है, और अपने हिसाब से मार्केट की वैल्यू को अप एंड डाउन करेंगे। इन द सेंस कि आप कहने का मतलब ये समझिए कि किसान, नॉर्मल जो किसान होते हैं, वो कितना क्विंटल आलू स्टोर कर पाएंगे, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल। लेकिन इतना स्टोर करने के साथ साथ उन्हें स्टोर में काफी खर्च भी आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज आप बनवा रहे हो, तो कुल मिला के उस पर पैसा खर्च होंगे। अब कोल्ड स्टोरेज बनाने से तो होता नहीं है, उनकी देखरेख करना है, उस पर भी काफी पैसा खर्च होंगे, तो किसान तो इतना बेयर नहीं कर पाएंगे। वही जो कंपनी वाले हैं, वो काफी जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, जो सेक्टर काफी कोर सेक्टर्स हैं, जो भी हमारे जो सेक्टर्स हैं अभी, जो इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, जो एक एफपीआई होता है, एक एफडीआई होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो पोर्टफोलियो तो करेंगे नहीं क्योंकि वो 6 मंथ का रहता है, तो एफडीआई ही करेंगे जो बाहर के देश करेंगे। तो वो उन लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी ज्यादा होगी, या उनके पास स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होगी।
तो वो तो आराम से अपने हिसाब से मार्केट को अप डाउन करेंगे। जब सपोज कि मार्केट में अगर वो आलू एक ही बार में 100 क्विंटल या जितने भी क्विंटल है स्टोर कर लिया, और मान लीजिए कि आलू का जो स्टॉक है वो मार्केट में शॉर्ट होता है, तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन ये सब बढ़ते रहेगा, प्राइस हाइक होगा, फिर लो होगा, हाइक होगा, लो होगा। तो ये जितने भी डिपेंडेंसी है वो अब कॉर्पोरेट हाथों में चली जाएगी, यानी कि मार्केट का जितना भी कंट्रोलिंग सिस्टम है वो अब कॉर्पोरेट देखेंगे। तो कुल मिला के किसान इनसे परेशान है। तो मैं सरकार भी अपने पक्ष में ये बोले कि हाँ, वीटो पावर तो एट लास्ट, आप कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो जो भी हो, वीटो पावर तो एट लास्ट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो उन्हें ये चीज क्लियर करना चाहिए, डेडलाइन बनाना चाहिए, जो भी एक आप बना सके एक्ट में ये चीज क्लियर मेंशन करना चाहिए कि इनके प्रति अगर जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया या जो भी ज्यादा स्टोर, एक होता है कि स्टोरेज जो चलिए कभी भी काम आ सकता है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जो लोगों के भलाई के लिए होता है। जैसे अभी 14 मार्च को आई थिंक कि आया था आपका सैनिटाइजर और मास्क, 2 लेयर प्लाई मास्क जो भी था, उस पे सरकार ने उसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला था। यानी कि जब भी कोई देश में युद्ध जैसी स्थिति होती है या एक तरह से कहे तो आपातकाल आता है, तो कुछ चीजें सरकार कमोडिटीज एक्ट में डाल लेती है। जैसे अभी कोरोना आया तो उसमें लिक्विड और जो मास्क था उसे उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला ताकि इसकी प्राइस हाइक ना हो, ताकि लोगों तक इसकी जो पहुंच है वो आराम से आ पाए। तो ये एक तरह से तो सही है, गवर्नमेंट की अगर रेशियो से देखे, गवर्नमेंट के एक्सपेक्ट से देखे, तो ये तो एक तरह से सही है कि इसकी स्टोरेज हो रही है तो ये आम जनता तक पहुंचे। लेकिन कॉर्पोरेट हाथों में जाएगी तो इसकी गलत इस्तेमाल होगी। तो सरकार को क्लियर एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि हाँ, अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो किन चीजों का स्टोर कर रहे हैं। आप अगर चावल का स्टोर नहीं कर रहे हैं, आलू का स्टोर नहीं कर रहे, जो नॉर्मल डेज में जो हम लोग खाते हैं, आम जनता लोग को मुहैया आराम से जो जो चीजें आम जनता के लिए जरूरत है वो चीजें स्टोर आप नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक क्लियर विजन है। अगर ऐसे मुद्दा उठाना है, अगर राजनीति करना है तो वो अलग बात है। अगर राजनीति ही करना है, राजनीति अगर एक सॉल्यूशन होता तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं कि हाँ, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। दूसरा आपका है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ये आपका दूसरा बिल है। ठीक है, तो इससे समझने से पहले एक हम लॉ समझते हैं जो कि 1887 में आया था। ठीक है, और 1887 में बरार कमीशन था। बरार कमीशन आई थिंक हैदराबाद में था। तो जब हम लोग रूल्ड किए गए थे ब्रिटिश से, तो उस समय एक बरार कमीशन आया था। बरार कमीशन में होता क्या था कि जो ब्रिटिश है, देखिए मैं यहां समझा रहा हूं, जो ब्रिटिश है एक एरिया सेट कर लिए थे। सपोज कीजिए ये एरिया एक्स है, ये एरिया सेट कर लिए थे, आपको शायद दिख रहा होगा। अब इस एरिया में किया क्या था कि कुछ जो पर्टिकुलर एरिया में जो एग्रीकल्चर होता था, ये मान लीजिए एक्स एरिया है, इस एरिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसे वो इंग्लैंड के एक पर्टिकुलर ही जगह से ट्रेड करते थे। इस एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर के जितने भी सामान हो, जैसे कॉटन होता था उस समय, कपास जिसको कहते हैं, वो इंग्लैंड भेजते थे क्योंकि इंग्लैंड का उस समय औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो वो करते क्या थे, एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिए थे, उस एरिया से जितने भी कपास होते थे उसे वो इंग्लैंड भेजते थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर उस समय कंपनी उनकी बन रही थी। तो अब हुआ क्या कि वो ये पहले से जो आप बता रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो एक एरिया डिसाइड हो गया था, बरार एरिया, उस एरिया से वो जितने भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो बेचते थे और एक सेट कर दिए थे एक लिमिट कि इतना एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो इतना जाके इंग्लैंड में बिकेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे 1928 में एक रॉयल कमीशन आया, जिसे कहा रॉयल कमीशन 1920 में लागू हुआ, जो कि एक पहले एक तो फिक्स एरिया था, अब उसे पूरे स्टेट में लागू करने के लिए कहा गया। पहले भी अगर 1887 में देखे तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे स्टेट में आता था, स्टेट सूची में आता था। जैसे 3 तरह का सूची होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
तो उस समय भी जो एग्रीकल्चर है वो आता था हमारा स्टेट में। तो 1960 में जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन लाया, एपीएमआर, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि जितने भी जैसे किसान है, ठीक है, जो किसान अपनी फसल उगाते हैं, ठीक है, और हर स्टेट में एक मंडी तैयार किया गया, ठीक है, हर स्टेट में एक मंडी तैयार किया गया जिसे गवर्नमेंट ऑन करते थे और चलाते हैं उसे मिडिल मैन थे जिनको आरतीआस कहते हैं, आरतीआस कहते हैं, जिसको नाम दिया गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आपका शुरू होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो जैसा कि जैसे किसान है वो अपना फसल उगाए तो वो डायरेक्ट तो जाके अब लोकल मार्केट में बेच सकते नहीं है, क्योंकि उन लोकल मार्केट में कितना जाएगा, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो, उससे ज्यादा तो कोई खरीदेगा नहीं लोकल परचेज में, तो सरकार को बेचते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो सरकार ने सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके बेच दिए, कोई तो एक मिडिल लिंक चाहिए ना उन्हें बेचने के लिए, तो उन्होंने एपीएमसी तैयार किया, ठीक है। अब एपीएमसी में मिडिल मैन होते हैं जिनको कहते हैं आरतीआस। अब हर स्टेट में मंडियाज रहती हैं, किसान जाते हैं अपने जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जाके वो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोज कीजिए कि किसान प्याज उगाया, ठीक है, किसान जो प्याज उगाया उसका कीमत पहले ही गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई आपसे मैं 20 रुपए पर केजी खरीदूंगा। और किसान अगर लोकल मार्केट से अगर बाहर बेचना चाहा तो उसे 3 रुपए या 4 रुपए किलो मिल रहा है, तो उसे फायदा क्या होगा कि वो गवर्नमेंट को बेचे जिस जो कि है एमएसपी के रेट पे बेचे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलना ही है 20 रुपए, चाहे वो मार्केट में काफी प्याज आ जाए। जैसे होता क्या है कि कभी कभी होता है ये कि काफी सारे किसान एक ही तरह के आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगा देते हैं, सोन कर देते हैं, तो मार्केट में कभी कभी ज्यादा प्याज आ जाता है, तो इससे देखते हैं प्राइस काफी लो हो जाती है, लेकिन किसान को उस समय फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एमएसपी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचते हैं कि उन्हें 20 रुपए मिलेगा ही। और कभी कभी होता क्या है कि मार्केट में प्याज के शॉर्टेज हो जाती है, फिर भी उन्हें 20 रुपए मिलता है, तो किसान का यहाँ घाटा ये हो जाता है कि पहले से एमएसपी डिसाइडेड हो जाती है कोई भी फसल के लिए। अब होता क्या है कि एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है, जिसको पीआर कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर देखे किसान कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें 30 रुपए दे रहे हैं और अगर वो कहीं और बेचे तो उन्हें 35 रुपए मिल रहा है, तो वो करते क्या है, जहां उनको 35 मिलेगा वहीं बेचेंगे, तो इसी को प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो किसान भी तो अब करते क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसान को बोलते चलो ठीक है उसे वो 35 में दे रहा है, मैं आपको 40 में देता हूं, तो किसान जहां 40 मिलता है वो अपना स्टॉक भर लेते हैं। अब गवर्नमेंट स्टॉक क्यों भरते हैं, ताकि अभी मैंने बताया था कि कभी भी युद्ध हो या कुछ ऐसा सिचुएशन हो या गरीबों को बांटने के लिए अन्न हो, जैसे 2 रुपए 3 रुपए जो अब चावल अपने एरिया में आप देखते हैं 2-3 रुपए जो चावल मिलता है वो किसान क्या कहते हैं, किसान ही से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है और वो फिर गरीबों में बांटते हैं। जो भी अन्न कल्याण योजना हो गया, मुख्यमंत्री अन्न कल्याण योजना, या जितने भी सारे आपके फूड से रिलेटेड जैसे शिव भोजन थाली हो गया, जितने भी है, तो उनमें सस्ता कैसे मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए लोगों को कम दाम पे मुहैया करवाने के लिए किसान से काफी बल्क अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये तो आ गया आपका फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड बिल में कि किसान को ये लग रहा है कि ये जो एपीएमसी का जो एक्ट है वो, मतलब एपीएमसी जो मार्केट जो मंडी है वो खत्म हो जाएगा। सरकार इसमें ये बिल लाई है, कह रही है सरकार कि किसान जो है आप एमएसपी तो रहेगा ही और साथ साथ वो प्राइवेट पार्टनर को भी बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यहाँ गलती है कि जो प्राइवेट पार्टनर को बेच रहे हैं वहां एमएसपी डिसाइडेड नहीं है। अब सोचिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अगर मैं प्याजी का एग्जांपल लेता हूं, जैसे प्याज 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद रही है और मान लीजिए कि वो अगर प्राइवेट पार्टनर वो 15 रुपए खरीदेगी, क्योंकि अगर आप जो एपीएमसी है वहां पे टैक्स तो इंक्लूड होता है,
तो प्राइवेट कंपनी आके एपीएमसी से तो लेगी नहीं, क्योंकि उसे वहां टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करते करते उसे 22-23 रुपए प्याज का पड़ ही जाएगा। तो सपोज कीजिए वो किसान से 15 रुपए ही में प्याज खरीदे, तो ऐसे में किसान को घाटा है। अगर एपीएमसी बंद हो जाता है तो किसान को घाटा है, उसे तो जबरन आपको प्राइवेट कंपनी को 15 रुपए में बेचना ही पड़ेगा, यानी 5 रुपए का किसान लॉस पर केजी में जा रहा है। तो किसान को ऐसा लग रहा है कि जो एपीएमसी है वो अगर खत्म हो गया तो उनका सारा फसल जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आपको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा, जिसके कारण उनको काफी नुकसान हो जाएगा। अगर आप 5 रुपए, मैं तो एक आइडियल सिचुएशन बताया कि 20 रुपए, वो तो और भी कम दे सकते, वो जबरदस्ती आए और बोलो कि किसान को आपका ये अन्न खराब है, अनाज खराब है, इसे मैं 2 रुपए में 3 रुपए में लूंगा, तो किसान का तो यहाँ शोषण हो जाएगा। तो किसान इसी चीज से डर रहे हैं। और एक मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से ऐसा माना गया है, ऐसा एक रिपोर्ट आया है कि किसान जो है एमएसपी के भाव पे केवल 4% फसल पे ही बिकता है, किसान का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी कि कुल मिला के एमएसपी का जो फायदा है किसान ज्यादा नहीं उठा पाते हैं। ऐसा तो ये तो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा में आजकल काफी गबन हो रहा है। जो भी है, एपीएमसी एक तरह से किसान के लिए एमएसपी काफी जरूरी है, क्योंकि किसान को एक न्यूनतम मूल्य मिलेगा ना। अगर वो चीज जो उगा रहे हैं उनका तो एक न्यूनतम सपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि वो खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, काफी कुछ मेहनत लगती है कृषि में, उनका खुद का खर्च होता है, तो उनको एक न्यूनतम वैल्यू तो मिलनी चाहिए ना उसकी। सरकार ये नहीं कह रही है कि वो एपीएमसी या मंडी से हटाएगी, ये किसान पे टोटली डिपेंडेंट है कि वो अपनी फसल कहाँ बेचे। लेकिन सरकार प्राइवेट प्लेयर के हाथ में अगर फसल बेचने के लिए किसान अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथों में अगर फसल बेचेगा तो वहां पे एमएसपी का कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको प्राइवेट प्लेयर एमएसपी देगी। ऐसा होगा कि प्राइवेट प्लेयर नया में क्या करेगी कि आपको पहले तो लुभाने के लिए काफी सस्ते में आपको ज्यादा दाम देगी, एमएसपी से ज्यादा देगी। अगर एमएसपी 20 चल रहा है तो आपको 40 देगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसके चक्रव्यूह में फंसेंगे बाद में, जैसे आप जियो ही ले ले, पहले जियो का क्या था, फ्री में दिया डेटा, धीरे धीरे उसका 300-400 ऐसे करके वैल्यू बढ़ते गया। तो ऐसे ही होगा कि वो प्राइस घटाते जाएगी, जिससे किसान का शोषण होते रहेगा। ये कुल मिला के ब्रिटिश राज में चला गया। जैसे ब्रिटिश राज में होता था 3 कठिया प्रणाली होता था, आपको 3/4 में आपको 1/3 में आपको नील की खेती करनी ही है। अस्थाई बंदोबस्त होता था जो कि कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। काफी सारे ऐसे, मतलब ये रिजेंबल करते हैं ब्रिटिश इंडिया के पूर्व वाले जो भी किसान का जैसे शोषण हो रहा था, वही मतलब अगर एपीएमसी हटता है तो ये रिजेंबल करते हैं ऐसी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ बोला है कि आपका एपीएमसी ना मंडी हटेगा, और मंडी हटना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर मंडी हटता है तो ये किसान का जोरदार शोषण हो जाएगा और किसान शोषण की तरफ आपके मूव करते जाएंगे। हाँ, और सरकार अपने तरफ से ये सफाई दे रही है कि ये एलपीजी है, ठीक है, मतलब प्राइवेटाइजेशन है। ग्लोबली जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसी को कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास पहले क्या होता था कि केवल आइडिया या वोडाफोन का सिम रहता था, ठीक है, आइडिया, वोडाफोन और भी काफी प्राइवेट प्लेयर, बीएसएनएल थे, एमटीएनएल थे। तो होता क्या था कि हमारे पास चॉइस कम रहता था, मतलब हमारे पास सेलिंग कर, जैसे मुझे डेटा यूज करना जो भी है तो मैं गिन चुन के 4 ही कंपनी रहता था। जब से जियो आया है तब से काफी कंपटीशन हो गया है, लोगों ने डेटा का वैल्यू कम किया है। तो एक तरह से होता क्या है कि सरकार अपने पक्ष में ये बोल रही है कि अगर प्राइवेट प्लेयर होंगे तो काफी कंपटीशन बढ़ेगा। कोई कंपनी, अगर एक्स कंपनी है वो मान लीजिए 20 दे रही है तो वाई कंपनी 24 देगी, तो इससे किसानों का फायदा होगा। ये इनका राय है गवर्नमेंट का। अब मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक एमएसपी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो है ही, प्राइवेट कंपनी जो आपका परचेज करेगी, जहां पे किसान बेचेगा, वहां एक एमएसपी लगाना जरूरी हो जाएगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी चीज खरीदती है वस्तु, तो उसका वो मूल्य कम देगी, क्योंकि वो मार्केट में अपना कमीशन बनाना चाहेगी या प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पे बेचना चाहेगी, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कंपनी है एंड
वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते मजदूर भी खोजती है, हर चीज़ सस्ता खोजती है, अपना प्रॉफिट बनाना चाहती है। ठीक है, मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पे सरकार को एमएसपी देना चाहिए। तीसरा बिल क्या कहता है? द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस। अब इसमें यह है कि होता क्या है, सुनिए। जैसे सरकार ने बोला कि मान लीजिए कोई एक फार्मर है, जैसे मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, 10 एकड़ मेरे पास जमीन है। अब ये 10 एकड़ जमीन में कोई भी कंपनी मुझसे डील करने आया और बोला कि मैं यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आलू उगाता हूँ, ठीक है, और कोई भी लेस की कंपनी या कोई भी ब्रिटानिया या जो भी कंपनी है जो चिप्स बनाती है, तो वो तो 1-2 पैकेट चिप्स बनाती नहीं है, उसका क्विंटल का क्विंटल चिप्स बनता है। तो वो पूरा एक गांव पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि एक गांव में जितने जमीन है उसका इंजीनियर आएगा, पहले सर्वे करेगा कि हाँ कितना चिप्स आउटपुट होना है, उसी हिसाब से कितना टन एकड़ में आपका आलू की खेती हो, कितनी हेक्टेयर में आलू की खेती हो, ये चेक करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो मेरा 10 एकड़ जमीन है पड़ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, पड़ गया कि हाँ ये इतना एकड़ मेरा जमीन है, इतने में आपको आलू उगाना है। ठीक है, तो मैं कंपनी से डील करूंगा कि हाँ मुझे 40 रुपए पर किलो के हिसाब से जितने एकड़ में जमीन आ रहा है वो मुझे पे कर दे। ठीक है, और मैं उसे अपना आलू बेच दूंगा। तो इससे देखिए दिक्कत क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत ये होगा कि उस समय तो किसान को मार्केट रेट पता नहीं है, क्योंकि वो तो अभी आलू उगाया नहीं है, वो तो पहले ही, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है पहले ही उसे पूरा पे करना होगा, मतलब पहले ही अपना जो खेती है उसका मूल्य लगाना होगा। तो उसे तो बाद का पता नहीं है कि आलू 2-3 महीना बाद कितना रेट होगा, मार्केट में आलू की रेट कम होगी या ज्यादा होगी, ये तो किसान को कुछ पता है नहीं। वो बस एक अंदाज से बता दिया कि हाँ मैं 20 रुपए या 15 रुपए जो भी है आलू में बेच डालूंगा, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये दिक्कत समस्या हो गई फार्मर को कि उसे अंदाज नहीं है कि हाँ आलू मेरा कितना में बिकेगा 2 या 3 महीना बाद। तो सपोज कीजिए कि 2-3 महीना बाद आलू का प्राइस हो गया 40 रुपए केजी, ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज आएगी, 40 रुपए केजी हो गया, लेकिन उसे तो बेचना पड़ेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे 10 या 15 रुपए में ही। तो यहाँ किसान को तो घाटा हो गया और उसे अब बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड साइन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट जो जितने बड़े बड़े कंपनीज है और फार्मर में, कि हाँ आपको अब 15 रुपए में ही मुझे बेचना है, आप इसे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो किसान को एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि मान लीजिए आलू की शॉर्टेज, आलू की जो प्रोडक्शन है काफी इंक्रीज कर जाती है मार्केट में और आलू का दाम हो जाता है 10 रुपए, तो उसे तो 15 रुपए में ही देना होगा, तो उसका तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से फायदा हो जाएगा किसान को। ये चीज किसान के लिए बेनिफिट है। लेकिन ये मैंने आइडियल सिचुएशन बोला है, कोई भी मूल्य आप नहीं पहले अनुमान लगा सकते हो कि किसकी प्राइस ज्यादा होगी किसकी प्राइस कम होगी। ये मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा क्या कि किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जमीन है वो छीन ली जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि जमीन नहीं छीनी जाएगी। अगर किसान सौदा करता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो खेती है वो देता है प्राइवेट प्लेयर के हाथों में, तो 3 दिन के अंदर उसका सारा पेमेंट मिलना चाहिए। और पेमेंट का समझौता उन्होंने लोकल लेवल पे कर दिया है, एसडीएम, जो भी कोर्ट कचहरी का भी मामला होगा, लेकिन सबसे पहले वो बातों से सुलझेगा और दूसरा एसडीएम के पास जाएगा, यानी एसडीएम के पास फुल अथॉरिटी है कि वो मुद्दा को सुलझा दे। अब किसान को ये डर लग रहा है कि प्राइवेट प्लेयर से मिलकर एसडीएम उनकी जो भी मुद्दा है उसको सुनेगा नहीं और उसकी जमीन चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि इसका ख्याल रखे कि किसानों का शोषण ना हो इस मामले में, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं कहीं के एसडीएम होते हैं, उनकी नीयत अगर खराब हो जाए तो किसानों को झूठ मूठ का चक्कर लगाना होगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का जो भी प्रोडक्ट है उसे खराब बता के पहले ही उसका दाम और कम करके उसे गिराया जाएगा। जैसे अगर किसान को कुल मिलाकर अगर 1
किलो आलू का प्राइस 5 रुपए पड़ता है तो उसे जबरदस्ती 3 रुपए में बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा और बोला जाएगा कि हाँ ये जमीन खराब है, ये हिस्सा खराब है, या इसकी पैदावार, इस जमीन की जो जमीन है, जलोढ़ मिट्टी या जो काली मिट्टी है, उस पर जो फसल उग रहे हैं वो खराब है। मैक्सिमम अगर देखें तो ईस्टर्न साइड में आपकी ज़्यादा ये प्रोटेस्ट चली, हरियाणा हो गया, जो भी पंजाब हो गया, ये सब साइड में काफी अभी प्रोटेस्ट चल रही है। तो यही सब डर के वजह से किसान अभी प्रोटेस्ट में है। और जो भी हमारे जो गवर्नमेंट है, अभी सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कृषि बिल हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो बस बोले कि एमएसपी हटेगा, नहीं, वो बस बोल रही है। वो प्राइवेट प्लेयर का जो एमएसपी है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, इसीलिए अभी जोरदार आपका आंदोलन चल रहा है। खैर वो तो दूर की बातें हैं। ये अगर हिस्ट्री में आप जाओ तो किसानों का शोषण होते रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान का जो आमदनी है वो पीरियडिकली है और उनका शोषण हर पड़ाव पे हुआ है। और मैं इस वीडियो से ये बोलना चाहता हूँ कि आप कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो या कितने भी बड़े गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हो, जो भी हो, सबसे पहले आपको किसान का ध्यान रखना है। किसान अगर नहीं होगा तो आप तो बड़े बड़े गुची के बैग, अरमानी शूज को तो खा नहीं जाओगे। अरे खाओगे तो अनाज ही ना भाई, खाना तो आपको अनाज ही है जो कि किसान द्वारा उगाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसान के हित की चिंता करनी चाहिए मेरे समझ से। और देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसान गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट गलत है। गवर्नमेंट कुछ इस पॉइंट पे गलत ये है कि उसे पहले लोकल लेवल पे उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे डीपीएसपी में अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा होगा तो पंचायती राज का एक इंदिरा गांधी के समय 1975 के पहले संशोधन में, जब संविधान का संशोधन हो रहा था 44 में, जिस पे डीपीएसपी है, तो उसमें पंचायती राज आर्टिकल 40 पे पंचायती राज का आपका डिस्कशन हुआ था डीपीएसपी में। तो पंचायती राज क्या था? ग्रामीण जो स्तर पे है, एम्पावर करना लोगों को, जो शासन है वो ग्राम स्तर पे भी जाना चाहिए, एक सेंट्रल, स्टेट, देन विलेज, ऐसा। तो उसे लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। गांधी जी द्वारा कहा गया था कि स्वशासन की नीति जो थी उसे इंप्लीमेंट लोकल स्तर पे किया गया था। तो इसी हिसाब से पहले आप किसान और इस चीज को एक लोकल स्तर पे आप लगा के देखते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, कोई भी चीज जो नया बिल है आप सीधे आप डायरेक्ट लागू इंप्लीमेंट तो कर नहीं सकते हैं। इससे पहले धीरे धीरे छोटे छोटे स्तर पे आप इसे लागू करते हैं, इसकी आउटकम देखते हैं, इसमें किसानों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉफिट है, एक डेटा बनाते हैं, उसी डेटा को फिर बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे आप चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बिल ला रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे नहीं। अब तो ये हालत हो गई है कि आप विपक्ष को साफ दबा दिया गया है। इसलिए बोला जाता है कि विपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है। विपक्ष अगर ना हो तो ये नहीं पता चलता है विपक्ष और प्रेस का काम क्या होता है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? प्रेस। आखिर गवर्नमेंट क्या है? हमारे सेवक है, हमारे टैक्सेस से। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में हमारे टैक्सेस से सबको वेतन मिलता है। आप एक अगर जिम्मेदार नागरिक होंगे, अब तो आप लोग जिम्मेदारी की बात करते हैं कि जीडीपी -23.9% पे है। क्या था जीडीपी? किसी को कोई मालूम है जीडीपी क्या होता है, क्या नहीं होता है? हर साल बजट पेश किया जाता है। किसी को ये भी पता है कि बजट में कितने एलोकेशन किस चीज के लिए, कितना शिक्षा पे जा रहा है, कितना आपका एग्रीकल्चर पे जा रहा है, क्या जा रहा है? किसी को पता नहीं, जबकि वो हमारे टैक्सेस है। तो अब एक चीज है कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करना डालिए। अब ये लोकल न्यूज़पेपर मत पढ़िए जिसमें ये लिखा गया है कि हाँ इसकी बीवी इसके साथ भाग गई, इसकी बीवी इसके साथ भाग गई ना। अगर पढ़ना है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़िए, बजट एलोकेशन देखिए, कितना बजट क्या जा रहा है। जीडीपी अगर समझना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सब चेक कीजिए कि हाँ कितनी इंपोर्ट है, कितनी क्रेडिट वैल्यू आ रही है, सेबी क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है, कैसे कोई बिल ऑर्डिनेंस में पास होता है, क्या है, कौन से सेक्शन, ये आपको जानना काफी जरूरी है। नहीं तो अगर विपक्ष, इसलिए तो बोला गया है कि विपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है, कम से कम वो सवाल तो उठाता है। और हमारे पास भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया गया है कि हम गवर्नमेंट से सवाल पूछे, तब हम एक सच्चे नागरिक होते हैं। ये नहीं कि अगर जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी प्रेस की भूमिका आती है। और कभी भी आप देखोगे तो सबसे पहले प्रेस को दबाया जाता है। जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में लागू किया गया, वो सब क्यों लागू किया गया था? ताकि प्रेस को दबा दिया जाए।
प्रेस ही क्रांति का जननी हो सकता है। अगर 4 दिन के भीतर अगर प्रेस आपकी और न्यूज मीडिया अगर सही हो जाए, ये सरकार गिर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार खराब काम करे, इतनी बड़ी मंत्रिमंडल के परिषद है, मंत्रिमंडल है, ये सारे लोग हैं खराब काम कर रहे हैं, बट आप लोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप क्यों यूट्यूब की तरफ स्विच करते हैं? अगर आपका आज मेन मीडिया आपको सही खबर दिखाता तो आप यूट्यूब की तरफ स्विच नहीं करते। खैर ये तो बात की मुद्दे हैं, बट जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप टैक्स पे कर रहे हैं, वह पार्लियामेंट क्या है, हमारे पैसों से चलता है। तो कोई भी अगर बिल आ रहा है उसका प्रो एंड कॉन्स होता है, तो दोनों पक्ष को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि अगर विपक्ष की बात सुन रहे हैं तो विपक्ष सही ही हो, सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सही हो सकता है। तो कभी भी वन साइडेड वैल्यू का जज नहीं कीजिए। किसान अपनी तरफ सही है। किसान, अगर आप लोकल लेवल पे किसानों की सहमति से बिल अगर पास करते हैं तो आज ये सिचुएशन नहीं होता। खैर जो हो गया सो हो गया, ये मेरी राय है। कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ क्या गलत लगा, और कभी शर्माइएगा नहीं। विद्यार्थी, भिखारी और सन्यासी को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो जो भी कमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है, जहां मैंने अगर बाय द इंसान हूं गलत, अगर कहीं भी कोई भी एक्ट बोला या डेट में कुछ गड़बड़ हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी इसी टॉपिक, कोई भी टॉपिक होगा अगर वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मुझे सजेशन दें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। धन्यवाद।